सो वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ परमैन लाइक की शूटिंग स्टार का चैप्टर 2। तो अपने अपने कमर की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि हम अभी अपने चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो में कोई लाइक नहीं होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर एम होने वाला है जो कि 300 सब्सक्राइबर्स का। दोस्तों ज़्यादा नहीं, ओनली 80 सब्सक्राइबर बाकी, तो कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल दी इंट्रो। और फिर सभी लोग प्लैनेट मेरिडा के अंदर एंटर कर जाते हैं। खिड़की बाहर देखते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े हरे नीले समुद्र मौजूद थे जो बहुत ही बड़े थे। मित्सो खिड़की के बाहर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। बच्चों, हम लोग पहुंचने वाले हैं, जल्दी से तुम सब लोग तैयार हो जाओ, लोरिना कॉकपिट से बोलती है। और फिर चारों लोग अपना अपना सर हिलाते हैं। मित्सो बहुत ही ज्यादा खुश होता है वहाँ पे नज़ारे को देख कर। देखो यहाँ के समुद्र कितने बड़े हैं। मुझे सोच रहा हूँ यहाँ पे लोग कैसे होंगे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ के सारे लोग अच्छे ही होंगे। मित्सो, तुमको ज़्यादा ही नहीं सोचो। अगर यहाँ पे सारे लोग अच्छे होते हैं, हम लोग किस लिए आए यहाँ पे काम करने। बस बहुत चिंता मत करो, हमें यहाँ पे ट्रेनिंग करना है, ना कि पिकनिक मनाना है। फिर लोरिना उन चारों की बात सुनती है और हंसने लग जाती है। फिर कहती है, सोफी तुम भी ना बहुत सीरियस हो। फिर सभी लोग एक वीरान से टापू पे लैंड हो जाते हैं। मित्सो और उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं। अब वो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, जल्दी से तुरंत निकल जाते हैं। यहाँ की हवा कितने ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत मस्त है यहाँ का हवा। फिर वहाँ पे पहले उनको कुछ नहीं दिखता, फिर तभी सोफी और रूसा उनके सामने कहती है, दोस्तों वो देखो उनके वहाँ पे क्या है। फिर उनके सामने एक बड़ी सी 2 मंजिली मकान आ जाती है। यह है पीबी हाउस, जहाँ पे आज से तुम लोग रहने वाले हो। लोरिना कुछ देर रुकती है, फिर कहती है, हाँ इसमें लिखा है ये पीबी हाउस एक कॉन्टिनेंट में है जो कि एलओडी है, लेकिन ये तो एक आइलैंड है। हाँ, मिनाटा बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लेनेट है, तो ये एक कॉन्टिनेंट से ज़्यादा एक आइलैंड ही है। तुम लोग अंदर क्यों नहीं चलते फिर मेरे साथ। फिर सभी लोग दौड़कर अंदर घर के अंदर चले आते हैं। घर का एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा आलीशान होता है। वहाँ पे एक लाइट होती है और वहाँ से समुद्र भी एकदम क्लियर दिखाई देता है। वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट रूम रहते हैं और वो प्राइवेट रूम बर्ड स्टार के स्कूल से भी बहुत ही ज़्यादा आरामदायक रहते हैं। मिक्स और उसके दोस्त अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाते, जल्दी से 2nd फ्लोर की तरफ जाते हैं। फिर वो चौक जाते हैं। वहाँ पे एक वर्क प्लेस टाइप का था, वहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर्स और कंप्यूटर्स है जो हर एक परमैन के मूवमेंट को दर्शाते थे। जब तुम इस स्विच को दबाओगे तो तुम्हें रजिस्टर्ड परमैन में ले लिया जाएगा। फिर लोरिना एक स्विच दबाती है जिससे वहाँ पे कंट्रोल पैनल निकलता है और उससे ऑब्जर्व करती है। वाह, ये तो एक साइंस फिक्शन मूवी जैसी है। फिर मित्सो की आदत है कि बर्डमैन के पास भी एक ऐसे एक डिस्क मॉनिटर था। इसका मतलब बर्डमैन हमेशा हमें देखते रहते थे। फिर मित्सो का बॉडी बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। मैं खुश हूँ कि मैं कोई जानवर में नहीं बदला। यहाँ पे जो कैमरास और मॉनिटर्स इंस्टॉल किए गए हैं डायरेक्ट बर्ड हेडक्वार्टर से कनेक्ट है। वहाँ से तुम्हारी सारी हरकतों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर वो एक कैमरा की तरफ पॉइंट करते जो दीवार में लटका हुआ था। मैं यहाँ की सारी डिटेल और सारी इन्फॉर्मेशन सोफी को देती हूँ। फिर सोफी तुम इन सबको सब कुछ बता देना, समझा देना। मैं सोची तुम सबको सब समझ आ गया होगा। फिर सोफी कंफर्म करती लोरिना से, वेल मैं यहाँ पे 1 हफ्ते रुकने की सोच रही थी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मुझे बर्ड प्लांट में भी काम है। फिर लोरिना फर्स्ट से लगे एक स्विच को पॉइंट करती है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज मत करना और 6 बजे तक उठ जाना, नहीं तो यह बेल अपने आप बजने लग जाएगी। हाँ, क्या ये वही बेल है जो हमारे स्कूल में लगी हुई थी। यस रॉन, स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम देर रात तक जागने वाले लड़कों में से एक हो। फिर रॉन नीचे देखता है, हम यहाँ पे आ गए लेकिन इस बेल से तब भी पीछा नहीं छूट पाया हमसे। इस स्टार का पैसा तुम्हें बर्ड स्टार से मिलते रहेगा, वो भी महीने में एक बार, तो इसको खर्च मत करना चाहता। और फूड अपने आप बनाना और इंग्रेडिएंट्स यहीं कहीं से खरीद लेना। फिर सभी लोग सोफी की तरफ देखते हैं, सारे के ऑरास उस पर अटैक करते हैं। वेल आई नो, मैं समझ गई तुम लोग क्या कहना चाहते हो। तो बाय, तुम सब लोग अपना ध्यान रखना। फिर लोरिना उनकी चारों की तरफ मुड़ती है, फिर कहती है, दरअसल ये पहली बार है कि किसी प्रैक्टिकल टेस्ट को आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले बर्डमैन को प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं देनी होती थी, लेकिन देखा गया था कि जो लोग बर्डमैन बनते हैं वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास 4 साल की नॉलेज जरूर होती है लेकिन उनके पास बहुत ही ज़्यादा कम प्रैक्टिस होती है। इसलिए मैं भी टेस्ट नहीं दे पाई और मैं बहुत ज़्यादा जीलियस फील कर रही हूँ। क्या सच में ये पहली बार है? तब तो ये लक और अनलकी की बात ही हुई ना। मित्सो, लकी मान लो लक, क्योंकि हम लोग अगले 3 साल तक साथ रहने वाले हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। ओके, तो मैं भी चलती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो रही है, ठीक है? तुम लोग अपना अपना बेस्ट देना। यस मैम, अब चाहिए, हम आते हैं। फिर सभी लोग लोरिना को बाय कहते हैं, जो लोग वहाँ से चले आते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। फिर सोफी सभी को घसीट कर लेके आती है। वो तीनों एकदम अपने कमरे आराम से आराम फरमा रहे थे।
ओके, तो अभी हम लोग अब परमैन को प्लेसमेंट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इट्स ओके सोफ़ी, लेकिन ये हम कल भी तो कर सकते हैं, मुझे पहले दिन तो आराम करने दो। यस सोफ़ी, मुझे भी आराम करनी है। हाँ, मैं भी इनसे सहमत हूँ। और फिर तभी सोफ़ी अपने डेस्क में हाथ मारती है और गुस्से से एकदम कहती है, कल से बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, हमें आज ही करनी होगी। अगर आज नहीं की तो हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगे। फिर मिस्सू और उसके दोस्त बिना कुछ बोले हाँ कह देते हैं। हम लोग पहले इस प्लैनेट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। फिर सोफ़ी एक बटन दबाती है, वहाँ पे एक बड़े से मैप निकल आती है प्लैनेट मिनरडा की। यहाँ पे 4 बड़े कॉन्टिनेंट है और एक छोटे कॉन्टिनेंट है। फिर सब मित्सो और उनके दोस्तों को थोड़ा झटका सा लगता है। जो बड़े कॉन्टिनेंट है उसका नाम है एलिस, मॉयलर, ओलिम्यूस और ऑलिव। एरोडाइट उन छोटे कॉन्टिनेंट्स में से एक है। इससे पहले हमें परफॉर्मेंस को वेल मैनर वे में अपॉइंट करना होगा हर एक कॉन्टिनेंट में। तो अगर ऐसी बात है तो एक कॉन्टिनेंट में 3 परमानेंट्स को अपॉइंट करते हैं ना। नहीं, इससे बात और बहुत मुश्किल हो सकती है। हमें बस 4 ही परमानेंट सेट फ्री में मिल सकते हैं, बाकी हमें पैसे से खरीदने पड़ेंगे। तभी मित्सो को कुछ याद आती है। तभी हम लोग के अर्थ में 4 ही परमानेंट्स, अगर ज़्यादा होते तो बर्डमैन के पैसे उठ जाते हैं। कंजूस कहीं के बर्डमैन। मैंने सुना था बहुत पहले परमानेंट सेट फ्री में मिलते थे, लेकिन फैक्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठानी पड़ी और फिर उन्होंने फ्री में बनाना बंद कर दिया। पिछले महीने हमें बर्डमैन के टेस्ट करने के लिए पैसे मिले थे, उससे बस 2 ही परमानेंट सेट हमें मिली है। तो फिर हर एक कॉन्टिनेंट में एक परमानेंट सेट रखते हैं ना। नहीं, इससे परमानेंट की मेहनत और बढ़ जाएगी। अगर हर कॉन्टिनेंट में 3 परमानेंट्स, तब तो हमें बस 12 परमानेंट सेट होने चाहिए। तो बहुत मुश्किल काम है। मैं कभी सोच ही नहीं सकते कि परमानेंट का अपॉइंट करना इतना मुश्किल काम होगा। क्यों ना हम परमानेंट को नज़दीकी एरिया में रखें ताकि उससे हम लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। उफ रॉन, इसके लिए बैच है ना हमारे पास। कहानी तो उलझती जा रही थी। वो लोग बहस पे बहस किए जा रहे थे, चारों के बीच में बहस हो ही जा रही थी। फिर देर रात हो जाती है। मैं अपने ओपिनियन तुम सबको बहुत पहले ही दे चुकी हूँ। फिर सभी लोग टेबल के पास आते हैं। ये रहा सारे रिजल्ट की समरी। हर एक कॉन्टिनेंट में 2 परमानेंट को प्लेस किया जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ छोटे कॉन्टिनेंट में होते तो नज़दीकी परमानेंट उसको जल्दी सुलझाने आएंगे। और एक परमानेंट लड़का होगा, एक परमानेंट लड़की होगी। सारे परमानेंट्स को कॉन्टिनेंट को पीछे अपॉइंट किया जाएगा। हर पीवी को एक कॉन्टिनेंट में लिया जाएगा। मित्सो, एलिस, रॉन, मॉयलर, टूसा, म्यूस, सोफी, ओलिव। एज 11 to 18। तुम सब लोग समझे कि नहीं? ये चीज़ हम लोग कल से शुरू करने वाले, ठीक है? बहुत खूब। कल से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा और आराम करना है। तभी तुम लोग समझे कि नहीं क्या होगा? फिर सब लोग सर हिलाते और फिर अपने अपने कमरे की तरफ निकल जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। और फिर तभी वाह 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 वाह, फिर मिक्स चौंक जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। वो देखते हैं घड़ी पे बज रहे थे 6:10। फिर जल्दी उठते अपने कमरे कंघी भी करते हैं और फिर अपने कपड़े पहन लेते हैं। उसे बर्डमैन के कपड़े तब मिले नहीं थे, तो वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में ही रहता है। फिर उसका कमरा बहुत ज़्यादा आलीशान था, उसका अर्थ के कमरे जैसे ही था। फिर वो नीचे आता है, वहाँ पे सोफी और उसे पहले से रहते हैं। गुड मॉर्निंग मित्सो, कैसे हो? मित्सो चेयर पे बैठता है और एक ब्रेड लेता है। रॉन का क्या हुआ? रॉन अभी तक आया नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। बेल तो भी बज ही रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे एक साउंड प्रूफ डिवाइस लगी है, जिसकी वजह से बस उसे ही सुनाई देगी, हमें नहीं। चलो मैं जाके देख के आता हूँ इतनी देर तक करके रहे आखिर। फिर मुझसे सीढ़ी से रॉन के कमरे की तरफ जाता है। रॉन के कमरे का बेल बज ही रहा होता है, लेकिन उस पर भी रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेचारा आराम से एकदम बिस्तर में लेटे सो ही रहा होता है। फिर मुझसे उसके कान के पास जाता है और फिर रॉन को जगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, उसको बुलाते रहता है। फिर रॉन थोड़ी देर बाद अपने उठता है। फिर वो चिल्लाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक बीवी को कैसे जगाया बताओ? रॉन, मैं मुझसे जल्दी से उठ जाओ, 6 बज गए, जल्दी से उठो, हमें नीचे जाना होगा। फिर उन दोनों की लड़ाई की वजह से सोफ़ी और रूसा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और फिर सोफ़ी कहती है, बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तुम किसी और को इससे अच्छा खोज लो। दोपहर हो चुकी होती है, वो लोग अपने निकलने से टाइम से बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं। अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, सिर्फ इन दोनों की वजह से। सही बात है, ये सब मित्सो और रॉन की वजह से। फिर कुछ समय वो दोनों नीचे आते हैं। सच में टाइम लिमिट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? ओह मित्सो, कम ऑन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए, थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबल बनो, कुछ तो सीखो। फिर सोफ़ी सबको 2-2 परमानेंट सेट दे दी थी, जो उसे लोरिया ने सुबह दी थी। और फिर सब लोग अपने अपने कॉन्टिनेंट के चार्ज के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर जैसे मित्सो को पता चलता है कि सब निकल गए, वो वापस अपने कमरे में स्पेसशिप से आ जाता है और फिर वो अपने परमानेंट सेट उतार देता है और फिर जल्दी से डॉट से कुछ निकालने लगता है। वो अपने परमानेंट सेट मार्क्स को एकदम ब्लैक कर देता है, जैसे अपने बर्डमैन का मार्क्स रहता है। फिर वो अपने
शर्ट पे भी बी मार्क्स लिख देता है अपने बर्डमैन का भी, और फिर उसे पहन के मिरर पे देखता है और वो एक खतरनाक सी स्माइल देता है। मुझे जितनी हो सके उतने सेम एज के लोगों को चुनना होगा ताकि उनमें फैमिलियर बन सके। मित्सु अपने स्पेसशिप को लेते हैं और फिर उड़कर वहाँ से एरिस के लिए निकल जाता है। फिर वो एरिस के एकदम बीचों बीच पहुँच जाता है। ऊपर से एकदम टोक्यो जैसे लगता है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, गाड़ी की चहल पहल, लोग आराम से सड़क पे चल रहे होते हैं। फिर मित्सु कहता है बिना किसी एनकाउंटर के मैं कैसे किसी को चुन सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को चुनना चाहता हूँ जो एकदम एक्सेलेंट रिसोर्स और परफॉर्मेंस के साथ रहते हो। फिर मित्सु अपने सीने को एकदम चौड़ा कर लेता है और फिर एकदम निकल बोलता है मित्सु सुहा के नाम पे मैं उसे ढूंढ लूँगा, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो वहाँ से उड़कर एक नज़दीकी जगह में आ जाते हैं, बच्चे खेल रहे थे। कहाँ मिलेगा मुझे वो लड़का जिसके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस भरी हुई होगी। और फिर तब भी उसके कान में एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। वो किसी छोटे बच्चे की नहीं, एक लड़के की आवाज़ होती है। यस, मुझे परमैन बनने के कैंडिडेट में एक लड़का मिल ही गया। फिर मित्सु उस आवाज़ का पीछा करता है, फिर वो पीछा करते करते आगे बढ़ता है और फिर वो देखता है वहाँ पे कई सारे घर ढह चुके थे। वो एक तीखी पहाड़ी की चोटी में फंसा हुआ था। फिर तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक बच्चा लेटा हो रहा था, ज़मीन पे लेटा हो रहा था। पता नहीं वो क्या कर रहा था, है ये क्या कर रहा है। फिर वो देखता है मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें अभी बचाने आ रहा हूँ। फिर मित्सु ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है एक पेड़ पे एक बिल्ली फंसी हुई है जिसे वो बच्चा बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बच्चा कहता है बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें बचाने आ ही रहा हूँ, बस थोड़ी देर और। फिर तभी उस बच्चे के पैर फिसल रहती है। अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसे बचाना होगा। फिर मित्सु जल्दी से एकदम स्पीड से जाकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और फिर वो नीचे उतरता है। फिर वो बच्चा बेहोश हो जाता है क्या तुम ठीक हो, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। फिर वो बच्चा अपने आंखें खोलता है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, हेलो। फिर बच्चा कहता है क्विक क्विक, हाँ तुम क्या कहना चाहते हो, क्या ये बिल्ली का नाम है। फिर मित्सु वो कहता है क्विक ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने इसको बचा लिया। पहली नज़र में मुझे थोड़ा एडेड लगा, उसके नीले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो अपने पेट को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ कितना अजीब लड़का है, ये तो आसमान में उड़ता है। वो मित्सु को देखता है, अपने दिल में बड़बड़ाते रहता है क्योंकि मित्सु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बातों में खुश रहता है कि उसने पहला परमैन चुन लिया। क्या ये तुम्हारा पेट है। यस यस, ये मेरा पेट है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, तुम कितने साल के हो। एक अजनबी मुझसे इतनी स्पीड से तेजी से क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। मेरा नाम नियो है, मैं 15 साल का, मैं एक स्टूडेंट हूँ। 15 साल, हाँ। वो उसको हाथ पकड़ते कहता है तुम एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है, तुम दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते, अपनी जान का परवाह नहीं करते हो, तुम चुने जाते हो। फिर नियो चौंक जाता है, हाँ तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। दरअसल मैं हूँ बर्डमैन, जो कि आया है यूनिवर्स सेंटर प्लैनेट बस स्टार से। दरअसल हम लोग बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से साथ रहते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और फिर हम हर एक प्लैनेट परमैन को अपॉइंट करते हैं ताकि वो इस प्लैनेट की शांति को बचा सके। इसीलिए तुम परमैन बनोगे और इस मेरडा की शांति को बचाओगे। वो अपने पॉकेट में हाथ घुसाता है और परमैन के रोल को निकालता है। जब तुम इस मास्क को पहनोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ 6600 टाइम्स बढ़ जाएगी और तुम्हारी हड्डियाँ डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जब तुम इस चौके को पहनोगे तुम्हारी स्पीड 119 किलोमीटर के साथ हो जाएगी। तुम इसको पहनने के बाद उड़ भी सकते हो, अपने दोस्तों को इस बैच की मदद से बुला भी सकते हो। और हाँ, परमैन का एक सीक्रेट होता है, अगर तुमने इसको सबके सामने रिवील कर दिया तो तुम एक जानवर बना दिया जाओगे और फिर इसी तरह घूमते रहोगे। फिर उसको कुछ समझ नहीं आता ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स है या फिर कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। फिर मुझसे चुप हो जाता है। किसी दिन मैंने भी ये बात बर्डमैन से कही थी। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कुछ नहीं कहता, उसे ज़बरदस्ती उसका परमैन सेट पहना था और फिर उसको घुमाकर आसमान की तरफ फेंक देता है। फिर वो कहता है अरे ये क्या, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। फिर मित्सु उसको छोड़कर वहाँ से वापस उसी जगह में चले जाता है। फिर मित्सु उसी रेसिडेंटल एरिया में आ जाता है जहाँ पे वो पहले आया था। अब बारी है एक लड़की परमैन की, जो कि परमैन के लिए चुनी जाएगी। फिर वो नीचे देखते हैं तभी उसे एक लड़की दिखती है जो रास्ते में चल रही होती है। वो ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, वो नियो की एज की लग रही थी। फिर मित्सु वहाँ से नीचे आता है। फिर वो नज़दीक से उसे देखता है। वो 2 चोटी वाली एक लड़की थी, उसे देख के लग रहा था वो फैशन पे ज़्यादा ध्यान देती है। चलो इस लड़की को ट्राई कर देता हूँ। फिर मित्सु चिल्लाने वाला था कि तभी मुंह बंद कर देता है और फिर आसमान की तरफ उड़ जाता है। नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वो लड़की थोड़ी आगे बढ़ जाती है। फिर मित्सु इसका पीछा करता है।
काश ऐसा कुछ होता है जिसमें कोई बच्चा रो रहा है फिर उसके जाके उसकी मदद करे, और फिर तभी वहाँ पे एक बच्चा एक लॉलीपॉप लेके आ जाता है। यस, फिर मुझसे एक चुटकी बजा है जिससे बच्चे की लॉलीपॉप गायब हो जाती है, लेकिन फिर बच्चा रोने लग जाता है, लेकिन वो लड़की तब तक वहाँ से चली जाती है और फिर मित्सु भी उसके पीछा करने लग जाता है। काश ये कोई मददगार इंसान की मदद करे। फिर तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत उसके रास्ते से जा रही होती है, फिर मित्सु को एक प्लान सोचता है। यस, और फिर वो एक चुटकी बजाता है जिससे बूढ़ी औरत की चश्मे गायब हो जाती है। मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम। और फिर तभी वो देखता है कि बूढ़ी औरत उससे उल्टी दिशा में डर के भागने लगती है। फिर मित्सु उसके सामने खड़ा होता है, कहता है यहाँ पे नहीं, आप उल्टी दिशा जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा सामान मिलेगा। हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर मित्सु उसका हाथ करता है और फिर उनके ले जाता है। ए कोई बचाओ, ये मुझे किडनैप करने वाला है, बचाओ बचाओ। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मेरे बात तो सुनिए, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। और फिर मित्सु वहाँ से भाग जाता है और फिर लड़की अपने घर के बाहर आ जाती है। फिर मित्सु एक टहनी फेंकती है जो कि एक बच्चे बलून के लग जाती है और वो फूट जाती है। फिर वो बच्चा वहाँ पे रोने लग जाता है। फिर वो लड़की उसके पास जाती है और प्यार से उसे सहलाती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी बलून ला के दे दूंगी। और फिर वो लड़की अपने घर में चली जाती है। यस, जैसे ही मैंने सोचा था परमानेंट नंबर 2 यही लड़की बनेगी। फिर मित्सु खिड़की से उस लड़की के कमरे में चले जाते हैं जिससे वो लड़की बहुत बुरी तरह डर जाती है। फिर वो लड़की उसे कहने लगती है अजीब से लड़के, तुम कौन हो, तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? एक मिनट, मैं कोई अजीब सा लड़का नहीं हूँ, तुम अजीब ही हो, तुम एक लड़की के कमरे में ऐसे घुस जाते हो, तुम अजीब तो हो। एक मिनट, मैं अजीब नहीं हूँ, मैं हूँ बर्डमैन। फिर वो अपनी पूरी बात बताता है। फिर वो कहता है दरअसल मैं हूँ बर्डमैन, एक सुपर हीरो जो कि यूनिवर्स के सेंटर बर्ड प्लैनेट से आया। मैंने देखा था कि तुमने एक बच्चे की कैसे मदद की। हाँ, मैं समझ गई। मित्सु उस लड़की के अंडरस्टैंडिंग स्किल को देख के बहुत खुश रहता है। हाँ, मैं समझ गई, यहाँ पे कोई मूवी चल रही है ना। अरे भाई, फिर मित्सु एकदम गिर जाता है। मैं ये थोड़ी देर पहले ही नियो के मुंह से सुन चुका हूँ। फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, फिर पॉकेट में हाथ घुसाता है, परमानेंट सेट निकाल देता है। ये लो परमानेंट सेट, और इस पैच से तुम परमानेंट नंबर 1 को पूछ कर बाकी इंस्ट्रक्शन ले लेना। फिर वो खिड़की में चला जाता है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल की हो, तुम क्या काम करती हो? मेरा नाम मलिंका है, मैं 15 साल की हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। 15 साल? अच्छा, ये तो नियो जितना ही है। फिर वो खिड़की में चला जाता है। मैं नियो से पूछ सकता हूँ और ये क्या एक बैच है? फिर वो उसे ओके दिखाता है, ओके साइन, और फिर वहाँ से चला जाता है। वो घड़ी देखता है, वहाँ पे 6 बज चुके थे और टेंशन में आ जाता है। अरे नहीं, 6 बज गए, सोफी मुझे नहीं छोड़ेगी। और फिर एकदम तुरंत निकल जाता है दौड़कर। एक सुपर हीरो कहने वाला था, दौड़कर कहाँ से चला गया? अगर मैं घर से निकली कहीं मेरी बहन मुझे बोलना दे। फिर मित्सु पीबी हाउस में वापस आ जाता है। सभी लोग पहले से नीचे मौजूद थे। मित्सु नीचे जाने से पहले अपने कपड़ा को बदल लेता है। मित्सु, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। फिर मित्सु हंसते रहता है, वहाँ पे ऐसे ही चेयर में जाके बैठ जाता है। फिर सोफी उन सभी से पूछने लगती है ओके, हम यहाँ पे इसलिए रिपोर्ट आए ताकि परमानेंट की रिपोर्ट को सबमिट कर सके। सबसे पहले एक मेल और एक फीमेल परमानेंट। सभी लोग इट्स ओके, सब दोनों नज़दीक रहते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, सबसे बात 11 से 18 एज लिमिट थी। मैंने दोनों परमानेंट 15 ईयर्स के चुने हैं। सेम मैंने भी चुने हैं। हाँ, मेरा भी यही हाल है। ओके, बहुत खूब। चलो अब अपने अपने परमानेंट्स के बारे में बता दो। मैंने एक परमानेंट चुना है जो कि उसका नाम मिनियो है, परमानेंट नंबर 1, जो कि बहुत ही अच्छा। उसने एक बिल्ली की जान बचाई, अपनी जान को फिक्र ना करते हुए दूसरों की जान बचा ली। परमानेंट नंबर 2 है जो कि है मलिंका। वो भी बहुत प्यारी लड़की, एक बच्चे की मदद की, उसने बच्चे को रुलाया से रोका। बहुत खूब। अब रॉन, तुम्हारा क्या है? फिर सोफी का रिपोर्ट ले लेती है। तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस प्लान के पीस को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। रुको, अभी कहाँ जरा, अभी थोड़ी देर बाद बाकी है। हम सोफी का आगे कुछ कह नहीं सकते, इसलिए चुपचाप सुन रहे। जैसे कि मैंने कहा, इस प्लान में बहुत अजीब व गरीब घटनाएं होती रहती है, तो हमें सारे परमानेंट को इन्फॉर्म करना होगा, फिर सॉल्व करेंगे। क्या कहा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। देखो, एलिस कॉन्टिनेंट पे पहले ही बहुत रहस्यमय घटना हो चुकी है। मित्सु ये नाम सुनकर एकदम चौंक होता है और फिर तुरंत खड़ा होता है। क्या कहा? एलिस कॉन्टिनेंट? जैसे कि वहाँ पे अचानक से बच्चे के हाथ से कैंडी गुम हो जाना, पैर से टहनी अपने फुट पे गिरना, नहीं तो कभी कभी बूढ़ी औरत का चश्मा भी कोई चुरा लेता है, फिर चोर अचानक से गायब भी हो जाता है। क्या कहा? ये तो बहुत अजीब ही चोर है, ऐसा इंसान ऐसे कर कैसे सकते हैं? फिर मित्सु तीनों को तुरंत चुप करा देता है। मित्सु, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं संभाल लूंगा। मगर मित्सु, तुम टेंशन मत लो, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। मित्सु उनको पता नहीं लगने देता कि असली मुजरिम मित्सु है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नियो और मलिंका, जिसे मित्सु ने अपॉइंट किया था पहली बार परमानेंट्स के, लेकिन मित्सु उनके पास ज़्यादातर रह नहीं पाया। वो लोग को कुछ ज़्यादातर समझा भी नहीं पाया और जल्दी से आ गया। ना जाने, शुरुआत तो बहुत बुरी, लेकिन आगे ना जाने क्या होगा। वो लोग बहुत अच्छी जगह में रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है।
टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों ये थी शूटिंग स्टार की चैप्टर 2। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लाइक सब्सक्राइबर एम को पूरा कर देंगे। ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस 80 सब्सक्राइबर लेफ्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।